नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं सुहेल सर फिर एक बार मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं ग्रेड 8 कक्षा 8वीं का मधुश्री पाठमाला में से मृत्युशैया पर इस पाठ का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2। मैं अभी आश्रम में पीड़ा भोग ही रहा था कि इतने में वल्लभ भाई समाचार लाए कि जर्मनी पूरी तरह हार चुका है और कमिश्नर ने कहलवाया है कि और अंगरूटों को भर्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे गांधी जी को पेचिस की वजह से डिसेंट्री की वजह से उनको क्या क्या तकलीफ़ें झेलनी पड़ी हुई थी। और उस वक्त जब वो मुश्किल में थे, यानी कह सकते हैं कि इंसान जब परेशान होता है या किसी मुसीबत में होता है तो उस वक्त जो लोग उनकी मदद करते हैं वही जो है वो उनके बुरे वक्त के साथी होते हैं। और जो बुरे वक्त का साथी होता है वो हमेशा ज़िंदगी भर इंसान के साथ में होता है। बच्चों, जानने वाली बात यह है कि आपके अच्छे वक्त में कितने लोग हैं, कौन आपके साथ में खड़ा है, ये आपकी ज़िंदगी में मायने नहीं रखता, बल्कि आपके बुरे वक्त में आपके साथ कितने लोग खड़े हैं ये मायने रखता है। यहाँ पर गांधी जी ने ये संदेश दिया है कि उनको ये पता चला कि जब मेरा बुरा वक्त है, यानी मैं पेचिस की यानी डिसेंट्री की प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ, तो उस वक्त उनको उनके साथ में जितने भी लोग थे वो सब उनको मोहब्बत करने वाले लोग थे, उनको स्नेह करने वाले, उनके कदर करने वाले लोग उनके साथ थे। इस बात से वो प्रसन्न थे। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। अभी आज की इस वीडियो में हम लोग जो देखने जा रहे हैं कि वो अभी इस प्रॉब्लम से जूझ ही रहे थे कि जब तक क्या हुआ, वल्लभ भाई एक न्यूज़ लेकर आए कि जर्मनी पूरी तरह से जंग हार चुका है। और कमिश्नर जो हैं उस वक्त के, उन्होंने एक मैसेज दिलवाया है कि अभी रंगरूटों की जो भर्ती करने की जा रही थी वो अभी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जो जिम्मेदारी थी इन पे रंगरूटों की भर्ती की, वो करने की अभी आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर भर्ती की चिंता से मैं मुक्त हुआ और मुझे शांति मिली। गांधी जी कहते हैं, जैसे ही खबर मुझे मिली तो मैं इस भर्ती की चिंता से मुक्त हो गया और उनको शांति मिली। वैद्य मित्र और डॉक्टर अनेक प्रकार की सलाह देते थे, परंतु मैं किसी भी तरह की दवाई पीने को तैयार नहीं हुआ। इनके जो वैद्य यानी जिसको हकीम कहा जाता है, वैद्य यानी सादी भाषा में कहें तो डॉक्टर भी कहा जाता है, यानी जो हाथ की नाड़ी देखकर इंसान को जड़ी बूटियों के ज़रिए ठीक करते हैं, इलाज करके ठीक करते हैं। और इनके जो वैद्य मित्र थे, जो डॉक्टर थे, उन्होंने अलग अलग तरीके से उनको सलाह दी, लेकिन इन्होंने कोई भी दवाई नहीं पी। दो तीन मित्रों ने सलाह दी कि दूध लेने में आपत्ति हो तो मांस का शोरबा लेना चाहिए। अभी इनके दो मित्रों ने इनको ये सलाह दी कि अगर दूध लेने में कोई अगर आपको प्रॉब्लम है, आपत्ति का मतलब होता है कोई संकट, कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्या कीजिए, मांस का शोरबा लेना चाहिए। ऐसे उनके दो तीन मित्रों ने उनको सलाह दी। और औषधि के रूप में मांसादी जैसी कोई भी वस्तु ली जा सकती है, और बतौर दवा के तौर पर मांसादी जैसी कोई भी वस्तु ली जा सकती है। इसके समर्थन में आयुर्वेद के प्रमाण दिए, लेकिन मैं किसी भी सलाह को स्वीकार न कर सका। मेरा एक ही उत्तर था, ना। उनके जो दोस्त थे कि वो चाहते थे कि गांधी जी जल्द अज जल्द ठीक हो जाएं, तो वो अलग अलग तरीक़ों से इनको खाना वगैरह खिलाकर, फिर वो मांसाहार के बारे में उनको कहा गया, फिर रस पीने के लिए कहा गया, कुछ और तरीके से उन्होंने कोशिश की कि कुछ भी हो करो, थोड़ा बहुत वो अन्नप्राशन कर लें, खा लें, जिसकी वजह से वो जल्द अज जल्द ठीक हो जाएं। लेकिन गांधी जी का उत्तर हमेशा क्या रहता था, ना रहता था। एक रात तो मैंने बिल्कुल ही आशा छोड़ दी थी। मुझे ऐसा भास हुआ कि अब मृत्यु समीप ही है। अनुसया बहन को खबर भिजवाई, वे आईं, वल्लभ भाई आए, कानूगा आए। डॉक्टर कानूगा ने मेरी नाड़ी देखी और कहा, मैं मरने के कोई चिन्ह नहीं देख रहा हूँ। नाड़ी साफ है, केवल कमजोरी के कारण आपके मन में घबराहट है। लेकिन मेरा मन न माना। रात तो बीती, किंतु उस रात मैं शायद
ही सो सका होगा। गांधी जी कह रहे हैं इस पैराग्राफ में कि एक दिन उनको क्या हुआ कि ऐसे लगा कि अब शायद मेरा मृत्यु समीप है। तो उन्होंने क्या किया, बहन अनुसया को मैसेज भिजवाया कि वो जल्दी आएँ। तो वो भी आई। उसके बाद वल्लभ भाई भी आए, डॉक्टर कानूंगा आए। और उन्होंने जब डॉक्टर कानूंगा आए तो उन्होंने मेरी नाड़ी चेक की और मुझे बताया, पल्सेस चेक करके बताए कि मैं सिर्फ वीक हो गया हूँ, कमज़ोर हो गया हूँ, जिसकी वजह से तुमको ऐसे लग रहा है, तुम इतनी जल्दी मरने वाले नहीं हो। गांधी जी कहते हैं कि मेरी पूरी रात बीत गई, लेकिन उस रात मैं सो नहीं पाया। आइए अगले पैसेज की ओर बढ़ते हैं। सवेरा हुआ, मौत न आई, फिर भी उस समय जीने की आशा न बांध सका और यह समझकर कि मृत्यु समीप है, जितनी देर बढ़ सके उतनी देर तक साथियों से गीता पाठ सुनने में लगा रहा। अभी इनको ऐसे लग रहा था कमज़ोरी की वजह से कि शायद मेरी मृत्यु नज़दीक है। तो उन्होंने बाकी कुछ और चीज़ें या कुछ काम करने की बजाय उन्होंने क्या सुनना पसंद किया, साथियों से गीता पाठ यानी गीता को सुनना, कि उनके साथी गीता को पढ़ेंगे और ये सुनेंगे, ऐसे वो करने लगे। कोई शक्ति रही ही नहीं थी, पढ़ने जितनी शक्ति भी नहीं रह गई थी, किसी के साथ बात करने की भी इच्छा न होती थी। थोड़ी बात करके दिमाग थक जाता था, इस कारण जीने में कोई रस न रह गया था। बिना कुछ कामकाज किए साथियों की सेवा लेकर क्षीण हो रहे शरीर को टिकाए रखने में मुझे भारी उकताहट मालूम होती थी। गांधी जी कह रहे हैं कि अभी कुछ पढ़ सकूं इतनी भी ताकत उनके अंदर अभी बाकी नहीं रही थी। किसी से बात करने की तक उनको कोई इच्छा यानी कोई उम्मीद नहीं लग रही थी। उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि वो किसी के साथ बात करें। थोड़ी भी बात करने के बाद उनका दिमाग थक जा रहा था। इस कारण उनको यानी वो मुझे जीने के लिए अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसे कह रहे हैं। और ये गांधी जी जो थे हमेशा किसी न किसी काम काजों में बिजी रहते थे। तो वो अभी ये जब बीमार हैं तो एक जगह बैठे हुए हैं, तो उनको अपनी इस परिस्थिति से कंटाला आने लग रहा है और ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है। और ऐसी कमज़ोर में उनको अपने शरीर को टिकाए रखना बड़ा मुश्किल लग रहा था। यूँ मैं मौत की तरह देखता बैठा यूँ मैं मौत की राह देखता बैठा था। इतने में डॉक्टर तलवरकर एक मराठी व्यक्ति को लेकर आए। वे अपने उपचार का प्रयोग मुझ पर करने के लिए आए थे। उन्हें डॉक्टर तलवार अपनी सिफारिश के साथ मेरे पास लाए थे। उन्होंने ग्रांट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी का अध्ययन किया था, पर वे डिग्री नहीं पा सके थे। अभी गांधी जी के एक और मित्र इनकी जो बिगड़ती हुई तबीयत को देखकर उन्होंने क्या किया, इनके जो मित्र डॉक्टर तलवरकर थे, तो एक मराठी व्यक्ति को लेकर आए। वो चाहते थे कि गांधी जी इनके हाथ से ट्रीटमेंट लें। उन्होंने जो एजुकेशन हासिल किया था, यानी डॉक्टर तलवरकर के जो मित्र थे उन्होंने ग्रांट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी का अध्ययन किया था, लेकिन उनके पास डिग्री नहीं थी। बाद में मालूम हुआ कि वे ब्रह्म समाजी हैं, नाम उनका केलकर है। अभी बाद में गांधी जी को ये मालूम हुआ कि तलवरकर डॉक्टर तलवरकर जिनको लेकर आए हैं इनके इलाज के लिए, वो कौन से समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, ब्रह्म समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। बड़े स्वतंत्र स्वभाव के हैं। वे बर्फ़ के उपचार के बड़े हिमायती हैं। मेरी बीमारी की बात सुनकर जिस दिन वे मुझ पर बर्फ़ का अपना उपचार आजमाने के लिए आए, उसी दिन से हम उन्हें आइस डॉक्टर के उपनाम से पहचानते हैं। उनका मानना था कि उन्होंने डिग्रीधारी डॉक्टरों से कुछ अधिक ही खोज की है, परंतु वे यह विश्वास मुझ में पैदा न कर सके। यह बात हम दोनों के लिए दुखी रही। जब आइए इस पैसेज को समझते हैं। गांधी जी कहते हैं कि
उन्होंने जब इलाज करना चाहा तो उन्होंने अपने इलाज के तरीके में कहा कि वे जो हैं, यानी डॉक्टर तलवरकर के जो मित्र आए हुए हैं, जिनका नाम केलकर था, वो उनका ये मानना था कि मैं बाकी सभी डॉक्टरों से अलग कुछ जानता हूँ और जो मैं करना चाहता हूँ। तो इनकी अलग विधि क्या थी, वो बर्फ़ के ज़रिए यानी आइस के ज़रिए इनका ट्रीटमेंट करना चाहते थे। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि वो विश्वास मुझ में पैदा न कर सके, और उनके इस बात के लिए वो हमेशा इस बात पर उनको खेद रहा, दुख रहा। आइए अगले पैसेज को समझते हैं। उनकी खोज योग्य हो अथवा अयोग्य, मैंने उन्हें अपने शरीर पर प्रयोग करने दिए। मुझे बाह्य उपचारों से स्वस्थ होना अच्छा लगता था। गांधी जी कहते हैं कि उनके जो भी प्रयोग थे, योग्य थे या अयोग्य थे, वो बाह्य थे। बाह्य मतलब बाहर से शरीर पर किए जाने वाले उपचार थे, तो इसके लिए उन्होंने, गांधी जी ने परमिशन दे दी। सो भी बर्फ अर्थात पानी के अतएव उन्होंने मेरे सारे शरीर पर बर्फ घिसनी शुरू की। इस इलाज से जितने परिणाम की आशा वे लगाए हुए थे, उतना परिणाम तो मेरे संबंध में नहीं निकला। फिर भी मैं जो रोज़ मौत की रात देखा करता था, अब मरने के बदले कुछ जीने की आशा रखने लगा। इनके ट्रीटमेंट में एक विधि ऐसी थी कि बर्फ़ को लिया जाए और इनके गांधी जी के पूरे शरीर पर मला जाए, यानी घिसा जाए। गांधी जी कह रहे हैं उनको ऐसे लग रहा था शुरुआत में कि उस मुझको इससे ऐसे कुछ खास फर्क पड़ा, ऐसे लग नहीं रहा था मन में कि मैं अभी मरने वाला हूँ, ऐसे लग रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो ख्याल है उनके दिल से निकलने लगा। मुझे कुछ उत्साह पैदा हुआ। गांधी जी कहते हैं कि मुझे कुछ खुशी महसूस होने लगी। मन के उत्साह के साथ मैंने शरीर में भी कुछ उत्साह का अनुभव किया। गांधी जी कह रहे हैं मन के उत्साह के साथ साथ शरीर में भी थोड़ी एनर्जी, थोड़ा उत्साह पैदा होने लगा। मैं कुछ अधिक खाने लगा, रोज़ 5-10 मिनट घूमने लगा। जो अभी गांधी जी कुछ दिनों से एक ही जगह बैठे हुए थे, वो अभी क्या हुआ, उन्होंने थोड़ा बहुत खाना पीना शुरू किया और थोड़ा चलना शुरू किया। अब उन्होंने सुझाया अगर आप अंडे का रस पिएं तो आप में जितनी शक्ति आई है उससे अधिक शक्ति आने की गारंटी मैं दे सकता हूँ। अब जब गांधी जी घूमने फिरने लगे बच्चों, तो डॉक्टर ने कहा कि अगर आप थोड़ा भी अंडे का रस पी लेंगे तो आप में और एनर्जी आएगी, तो आप जल्द से जल्द ठीक हो सकते हैं, ऐसे डॉक्टर ने कहा। आइए आगे देखते हैं। अंडे दूध के समान ही निर्दोष हैं, वे मांस तो हरगिज नहीं हैं। हर एक अंडे में से बच्चा पैदा होता ही है, ऐसा कोई नियम नहीं है। जिनसे बच्चे पैदा होते हैं ही नहीं, ऐसे निर्जीव अंडे भी काम में लाए जाते हैं। अभी गांधी जी कहते हैं कि अंडे जो हैं वो दूध के समान निर्दोष हैं, वे मांस नहीं हैं, यानी अंडे जो हैं वो मांस नहीं हैं, और हर एक अंडे से बच्चे पैदा नहीं होते। तो जिन अंडों से बच्चे पैदा नहीं होते, ऐसे अंडे काम में लाए जा सकते हैं। इसे आपके सामने सिद्ध कर सकता हूँ, पर मैं ऐसी निर्जीव अंडे लेने को भी तैयार नहीं हुआ। गांधी जी क्या कहते हैं, डॉक्टर जब उनको सजेस्ट कहते हैं कि आप कम से कम अंडों का रस पी लीजिए तो आप में वो वाली एनर्जी वापस आएगी, तो वो गांधी जी कहते हैं कि मैं वो भी नहीं लेना चाहूँगा। फिर भी मेरी गाड़ी कुछ आगे बढ़ी और मैं आसपास के कामों में थोड़ा थोड़ा रस लेने लगा। गांधी जी ने अंडों का रस लेना भी उचित नहीं समझा, लेकिन जो ट्रीटमेंट उन्होंने दिया था डॉक्टर साहब ने, खाली वो बाहरी तौर से पूरे जिस्म को उनके बर्फ़ से घिसा जा रहा था, उसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गए और अपने कामों में बढ़ गए। यहाँ पे बच्चों हमें ये पता चलता है कि अगर हमारी इच्छा शक्ति जो है वो मजबूत है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अगर हाई है, ऊंचा है, तो हम हर आई हुई मुसीबत से और आने वाली मुसीबत से अच्छी तरीके से लड़ सकते हैं। ये इस पार्ट में बच्चों ये इतना ही है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जल्द ही मिलते हैं मधुश्री पाठमाला के अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।